कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, 11-12 साल से केंद्र में सरकार है। 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और श्रावस्ती जनपद सबसे अंतिम पायदान पर 75वें स्थान पर है। यहाँ के तो जो जैसे मान लो जो सांसद हैं रामसुमण वर्मा जी, तो जब से जीते हैं तब से वो अपोजिशन में, विपक्ष में है, उनके केंद्र में सरकार नहीं आई, प्रदेश में सरकार नहीं आई, तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती? विधायक को। बिल्कुल। तो विधायक को अगर वो 75 से ऊपर वो 74 नहीं करा पाए, 70 नहीं करा पाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नैतिक अधिकार नहीं है कि वहां से चुनाव लड़ें। बसपा के जो सांसद रहे आदरणीय रामसुमण वर्मा जी, वो सभा में आ गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया, तो मुझसे कहा कि मसूद जो है सांसद जी आ गए हैं, तो ऐसा कीजिए, ये बड़े हैं, सांसद हैं, तो इस बार 2024 में इन्हें पार्लियामेंट लड़ा दीजिए। एक त्याग का अभी आपका थोड़ा बैक थोड़ा जाया जाए, आपका करियर देखा जाए, तो आपने कांग्रेस, आपने शुरू में कांग्रेस से आप बसपा में हैं, बसपा से आप सपा में हैं, तो फिर क्या बीजेपी इंतजार करेगी आपका? नहीं, लेकिन मैं श्रावस्ती के जनपद के लोगों को, आपने कहा ये श्रावस्ती के जनपद में आप पूछेंगे कि कौन है, तो लोगों की यही मानना होता है कि मसूद आलम ऐसा चेहरा है जिसको जितना मुसलमान देगा उससे 2 गुना ज्यादा हिंदू वोट देगा। दावे के साथ कर सकते हैं, हम सर्वे करने निकलेंगे फिर? बिल्कुल निकलिएगा। 5 सालों से, जब से 2022 का इलेक्शन हुआ, उस 22 के इलेक्शन के बाद करीबन 5 सालों से लगातार जनता के बीच में, हर समुदाय के बीच में, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय रहा हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय रहा हो, चाहे वो हिंदू, कोई भी हो, सारे समुदायों के बीच में रहने वाले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री मसूद आलम खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन है। देखिए, सवाल बहुत हैं जी, और उन सवालों का जवाब भी बहुत है, लेकिन हम आपसे उन सवालों के सटीक जवाब चाहते हैं। जी। देखिए, अभी आप 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं लगातार हमारे श्रावस्ती विधानसभा 290 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर जनता आपसे करेगी तो ये सवाल रहेगा कि आप श्रावस्ती को ही क्यों चुने? भाई, विधानसभा 290 आप गोंडा के रहने वाले हैं, आप ब्लॉक प्रमुख वहाँ के हल्दर मऊ से थे, लेकिन आपने श्रावस्ती को क्यों चुना? देखिए, ऐसा था कि 2023 में हम लोकसभा की तैयारी शुरू की, पार्लियामेंट की। तो लोकसभा की तैयारी शुरू की, तो वहाँ की आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं ये जनता की मांग पर डिपेंड करता है, कार्यकर्ताओं की मांग पर डिपेंड करता है। वहाँ के पंच प्रधान जो वहाँ के सम्मानित बुद्धिजीवी होते हैं, उनके मांग पर आप लड़ने जाते हैं, बिल्कुल, है ना, कि जहाँ का कार्यकर्ता आपको चाहता है, जहाँ की जनता आपको चाहती है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मुझे गोंडा में नहीं चाहती है, बहुत चाहती। लेकिन जब मैं 2023 में वहाँ तैयारी करने लगा पार्लियामेंट की, और फुल तैयारी कर ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे कह दिया कि नहीं ठीक है मसूद, बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा लड़ना तय हो गया कि हम पार्लियामेंट लड़ेंगे। पार्टी ने भी मन बना लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लिया। उसी बीच में तो मुझसे कहा कि मसूद जो है सांसद जी आ गए हैं, तो ऐसा कीजिए, ये बड़े हैं, सांसद हैं, तो इस बार 2024 में इन्हें पार्लियामेंट लड़ा दीजिए। एक त्याग का आप और कर दीजिए। जैसे आप जान रहे हैं 2022 में हमारा कैसरगंज से टिकट हुआ था, किन्हीं कारणों से टिकट हमारा कट गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो मैंने फिर भी 2022 में भी त्याग दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे एक त्याग और मांगा कि नहीं, 2024 में एक त्याग और कर दीजिए, नहीं आप इनको लड़ा दीजिए। ऐसा होता है कि जब परीक्षा किसी की ली जा रही होगी, तो त्याग जरूर मांगा जाता है। तो मैं 2 परीक्षा दे चुका, आप सुने बात को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप 2027 आपको लड़ाएंगे और आपको विधायक बनाएंगे। 2027 लड़ाएंगे और विधायक बनाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताइए कि कौन सी विधानसभा से आपको लड़ा दिया जाए। तो मैंने कहा कि भैया चूंकि श्रावस्ती हम लोकसभा से 3-4 साल से, 22 में भी हम उधर प्रभारी के तौर पर काम किए थे, प्रत्याशी के तौर पर नहीं, श्रावस्ती में प्रभारी के तौर पर काम किए। SIR में आपने देखा अभी श्रावस्ती में पूरे 1 साल हमने मेहनत किया है। बाकी 2022 से लेकर के और ये 26 चल रहा है, 22 से लेकर अभी तक 21 से, मैं 21 से प्रभारी था। मैंने प्रभारी किस तरह का, जो काम मतलब संगठन का प्रभारी था, संगठन का मैं प्रभारी था। तो 21 से मैं था, 21 से 5 साल 26 हो गए। तो 5 साल से लगातार हमारा उधर आज की तरफ वहाँ लोगों के दुख सुख में आना जाना बना हुआ है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको
विधानसभा लड़ा देंगे, आप विधानसभा लड़ जाइए, सीट बता दीजिए। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे श्रावस्ती लड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाइए, आपको श्रावस्ती हम लड़ाएंगे और आपको श्रावस्ती। तो उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो उनका वचन है, ठीक है, उसी को आशीर्वाद मानते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वचन को आशीर्वाद मानते हुए और जनता का, कार्यकर्ताओं का प्यार देखते हुए हम श्रावस्ती में मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल हमारा ये रहेगा कि आप अभी हल्दर मऊ से ब्लॉक प्रमुख थे, वहाँ का जो विकास मॉडल है, क्या वो विकास मॉडल आप बताएंगे कि हमने ये विकास किया, और फिर क्या वही अपेक्षा श्रावस्ती की जनता रख सकती है? उससे ज़्यादा रखनी चाहिए जी। और श्रावस्ती को ज़्यादा करने की ज़रूरत है जी। श्रावस्ती बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है जी। कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, 11-12 साल से केंद्र में सरकार है, बिल्कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और श्रावस्ती जनपद सबसे अंतिम पायदान पर 75वें स्थान पर है जी। बिल्कुल यहाँ के तो जो जैसे मान लो जो सांसद हैं रामसुमन वर्मा जी, तो जब से जीते हैं तब से वो अपोजिशन में, विपक्ष में हैं, उनके केंद्र में सरकार नहीं आई, प्रदेश में सरकार नहीं आई, तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती? विधायक को। बिल्कुल। तो विधायक को अगर वो 75 से ऊपर जी वो 74 नहीं करा पाए, 70 नहीं करा पाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नैतिक अधिकार नहीं है कि वहां से चुनाव लड़ें। विधानसभा को प्रदेश के सबसे अंतिम पायदान से 4 पायदान 10 पायदान ऊपर नहीं उठा पाए, 1 पायदान ऊपर नहीं उठा पाए, तो उनकी नैतिकता बनती है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हाँ बोले, एक बात वो रखते हैं कि विधानसभा में उनका जो एक ब्लॉक है जमुना, कहते हैं वो ब्लॉक करीबन 400 ब्लॉक हैं, तो उन ब्लॉकों में सबसे नंबर 1 पर ब्लॉक विकास के क्षेत्र में, और कह रहे हैं ऐसे ही सारे ब्लॉकों को हम कर देंगे 10 साल में। मैं कह रहा हूं ये मेरा आंकड़ा नहीं है जी जी, जो मैं बोल रहा हूं 75वां जिला। आप गूगल है, चैट जीपीटी आज जमाने हैं, मैं बोल रहा हूं लोग तुरंत चैट जीपीटी पे चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, कोई चीज, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। नहीं वो तो ये मेरा आंकड़ा नहीं है। अब वो झूठ, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ बोलने का काम है। मैं कह रहा हूं कि खुद उनकी सरकार के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि श्रावस्ती जनपद 75वें पायदान पर है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से विधायक 10 साल से जो रहा है, उससे मैं तो यही कहूंगा कि नैतिक तौर पर जनता के सामने नहीं जाना चाहिए कि अगर वो 10 पायदान 2 पायदान ऊपर नहीं कर पाया तो किस मुद्दे पर और वोट मांगने का काम करेंगे। दूसरी चीज आपने पूछा कि हल्दरमऊ के ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आपने क्या काम किया। मैं 10 साल हल्दरमऊ का मैंने ब्लॉक प्रमुख देखी है जी। आज इत्तेफाक से एक हमारे पवन तिवारी जी ये प्रधान बैठे हैं पदसा के या कहीं पर भी जी। पहली चीज तो मैं ये डांके के साथ कह सकता हूं कि हल्दरमऊ ब्लॉक में 10 साल के अंदर कोई भी पक्ष विपक्ष का प्रधान, कोई भी लाभार्थी, कोई भी कहे कि मसूद खां ने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए मसूद खां के नाम पर, ब्लॉक प्रमुख के नाम पर 10 रुपये की रिश्वत ली गई हो, 10 रुपये का किसी भी लाभार्थी से, किसी भी प्रधान से, किसी भी योजना में, चाहे वो प्रधान की तरफ से प्रधानमंत्री वो आवास हो, चाहे वो सकल लोहिया चल रहा था, चाहे इंदिरा चल रहा था, चाहे बोरिंग हो, चाहे ट्यूबवेल हो और पेंशन्स हो, या जो भी उनके विकास के काम चल रहे थे, जो गांव सभा से अनुमति होती है, गांव सभा ब्लॉक से अनुमति होती गांव सभा को काम कर रही है, किसी चीज में मसूद खां ने अगर 10 रुपये की कहीं पर भी रिश्वत ली हो, 10 रुपये के मेरे के नाम पर कोई भी किसी ने करप्शन किया हो, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। ये पहला बड़ा दावा आप कर रहे हैं। बड़ा, मैं 10 रुपया, कोई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विपक्ष के प्रधान हैं, बिल्कुल बहुत सारे विपक्ष के हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मसूद ने ये दिखाया कि 10 रुपये का मैं गुनहगार नहीं हूं, राजनीति नहीं करूंगा। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा 16 ब्लॉक है, सबसे ज्यादा मैंने वहां पर शिविर लगा करके पेंशन बनवाए, एक ही छत के नीचे सारे एक ही दिन में पेंशन बनते थे, सारे जिले के अधिकारी जाते थे। हमने करीब वहां पर 16-17 हजार पेंशन मैंने शिविर लगाकर ब्लॉक में विधवा, वृद्धा, विकलांग के बनवाए। विकलांग प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशानी होती, हजारों की संख्या में मैंने बनवाए। हर गांव में कुछ ना कुछ, जितना भी चूंकि संसाधन ब्लॉक का होता था, उसमें नाली, सड़क, खड़ंजे किए और एक आपसी भाईचारा, सद्भाव का माहौल बनाया, आपसी भाईचारा, सद्भाव का माहौल बनाया। तो इसलिए
हल्दरमऊ ब्लॉक में आज से ये पॉडकास्ट आपका रिलीज हो, जी जी, तो जो लोग भी देख रहे हैं उनकी रिश्तेदारियां जहां पर भी हल्दरमऊ ब्लॉक में हो, जो लोग भी पंच प्रधान हैं या रहे हो, वो बारे में जानकारी कर लें कि मसूद खां के इस कथन में क्या सच्चाई है। अगर सच्चाई हो तो हमारा साथ दें, और अगर कोई यह कह दे कि नहीं मसूद आलम खान ने इस परियोजना में ब्लॉक प्रमुखी के नाम पर 10 रुपए की घूस रिश्वत करप्शन ली गई, तो मसूद खां कुर्ता नहीं पहनेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, आप लोग जहां से भी देख रहे हो एक बार फ़ोन घुमाइए, क्योंकि भाई पता होना चाहिए कि हमारा नेता, अगर हम विधायक चुन रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, तो विश्वास जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगला क्वेश्चन हम रखेंगे, ये तो विकास की बात होगी। बताइए। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि आपकी पार्टी ने विधानसभा में करीबन 2 बार आपके ही समाज के 2 प्रत्याशियों को उतारा, 2017 में रमजान जी को, 2022 में ईरानी जी को। फिर क्या वो तीसरी बार भी एक आपके ही समुदाय के लोग पर विश्वास करके फिर क्या तीसरी बार उतारेगी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है जी। मैंने आपसे कहा कि मैं अगर श्रावस्ती में चल रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वचन को आशीर्वाद मान करके। 2024 में जब उन्होंने कहा था तो वहां पर कई नेता भी मौजूद थे, आपके श्रावस्ती जनपद के भी और गोंडा के भी, है ना। तो हम अपने नेता की बात को मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वचन है उसको आशीर्वाद के रूप में मान करके, और जनता में जितना अपार स्नेह कार्यकर्ताओं में, चूंकि मैं 5 साल से भी वहाँ रहा हूँ और मैं पूरे मंडल में, मैं आपको बताऊँ कि और दूसरे नेताओं के या आम लोगों के गाड़ियों में टायर अगर हो सकता है साल भर में बदले जाते होंगे, तो हमारी गाड़ियों के टायर 6 महीने बदल जाते हैं। उसके लिए यह है कि मुझे चारों जिले में सारे लोगों के ज़्यादा से कोशिश होती है कि उनके समस्याओं में, उनके दुख में जहाँ तक पहुँच सकें उनके वहाँ पहुँचा जाए, है ना। तो इसलिए पार्टी के नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो सबको स्वीकार होगा, बिल्कुल। लेकिन मैं श्रावस्ती के जनपद के लोगों को, आपने कहा जी, ये श्रावस्ती के जनपद में आप पूछेंगे कि कौन है, तो लोगों की यही मानना होता है कि मसूद आलम ऐसा चेहरा है जिसको जितना मुसलमान देगा उससे 2 गुना ज्यादा हिंदू वोट देगा, सर्व समाज देगा जी। मैं कह रहा हूं सर्व समाज देगा। विधायक अभी मैं चल रहा था जी, आपके जो विधायक हैं जी भाजपा के जी, उन्होंने उस श्रावस्ती जनपद में, उस पिछड़े जनपद में काम तो नहीं किया, विकास में तो 75वें नंबर पे, लेकिन टेरर बना लिया है गरीबों पे, कमजोरों पे, प्रधानों पे, कोटेदारों पे, ठेकेदारों पर। मतलब मैं जब कहीं निकलता हूं दीक्षित जी, तो तमाम प्रधानों से तो कहते हैं कि भैया चौराहे पर नहीं मिल पाएंगे, अलग मिल लीजिएगा। कोई संभ्रांत आदमी है, कोई कारोबारी आदमी है, कोई ठेकेदार आदमी है, तो हमने कहा क्यों इतना डर है, कहीं तुरंत मुकदमा लिखाते हैं। तो इस पूरे मंडल में अगर थाने का, शासन का, प्रशासन का सबसे ज्यादा कोई दुरुपयोग कर रहा है वहां की जनता पर, तो वो वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी कर रहे हैं। मतलब कोई फ्रंट पे नहीं आ जाता कि हम फ्रंट पे आके आपको बताएंगे ये बात है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अभी वहां पर हम लोग बुला रहे हैं ना, तो प्रधान कह रहे हैं हम वोट तो देंगे आपको, सपोर्ट करेंगे, लेकिन भैया जाएंगे भाई जांच करा देंगे हमारी। अभी हमारी मतलब खुल के हम आपके साथ नहीं आ सकते? नहीं, वो खुल के तो वोट देंगे तो खुल के देंगे। और आप, मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज, 20 फोन मुझे रोज आते हैं, सैकड़ों बहुत ही सम्मानित ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुझसे कहा है कि मसूद भाई आप आइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और इन्होंने अपनी संपत्ति बनाने के लिए, अपने धन अर्जित करने के लिए इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। उसमें ब्राह्मण समाज को भी भरपूर इन्होंने उनका जो उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया है। तो इसलिए मैं इस कह सकता हूं कि श्रावस्ती की सर्व समाज की जनता के ताकत के बल पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे मिला तो 2027 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। एक सवाल ये है कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, 290 विधानसभा से आपकी सीट निकल जाती है, ठीक है, आप जीत जाते हैं, लेकिन सरकार शासन में नहीं आती, आपकी पार्टी शासन में नहीं आती, आपकी पार्टी सरकार नहीं बना पाती, फिर आप कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? मुझे निश्चित तौर पर मुझे जितना भरोसा मुझ पर है जी, जितना भरोसा मुझे है कि मैं वहाँ से चुनाव जीत जाऊँगा जी, मैं वहाँ से चुनाव जीत जाऊँगा जी, उससे ज़्यादा भरोसा मुझे है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब आपको ये, आप दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ मुझे जितना भरोसा है कि समाजवादी पार्टी
के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद मिलने के बाद हम चुनाव जीतेंगे, उससे ज़्यादा भरोसा मुझे है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। एक सवाल ये हम जनता के बीच में सवाल अभी सर्वे कर रहे थे कल शाम को, तो वहाँ पे एक लोगों ने हमसे कहा कि थोड़ा हमने उनको बताया भी कि हम आपका पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब जनता के बीच में रहो, लोगों से उनका मानसिक पूरा विवरण लो तो सवाल निकल के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सवाल कर लेना कि वर्तमान विधायक रामचरण पांडे जी हैं, ठीक है, तो पांडे जी को छोड़कर जनता आपको क्यों चुने? पांडे जी को छोड़कर जनता हमें इसलिए चुने कि 10 साल में पांडे जी ने श्रावस्ती को 75वें पायदान से 74वें पायदान पर नहीं ला पाए। मतलब एक भी पायदान नहीं पहुंचा पाए नीचे। हम कह रहे हैं आपसे जमाना है, गूगल करो, चैट जीपीटी पे पूछो भाई किस लिए विधायक बनाते हैं। भाई विधायक किसी पैर दबाने के लिए नहीं बनाया जाता है। विधायक किसी का खेत न जोते जाई, हर न चलाई। विधायक इसीलिए बनाए कि आपकी विकास कैसे होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, आपको वहां पर रेल लाइन आना चाहिए था, नहीं वो तो आ रही है। मेरी बात समझिए, अब तक आ गई होती। वहां पर उद्योग कारखाने लगते, नहीं लगा। अच्छा स्कूल बनता, अच्छी स्वास्थ्य नहीं, जो मार्किंग होती है वो किस चीज पे होती है, इसी तो होती है। भाई जो विकास का पैमाना क्या है, भाई विकास का पैमाना ये थोड़े ना कि किसके पास 100 बीघा खेत है, किसके पास 200 बीघा। यहाँ पर है कि यहाँ पर लोगों को, अब आप समझिए कि वहां पर ऐसी कोई यूनिट पूरे श्रावस्ती विधानसभा में नहीं लगी जिसपे कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जाए। कोई यूनिट नहीं है कि 10 लोगों को रोजगार मिल जाए। तो वहाँ ना रोजगार है, ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छी कनेक्टिविटी है ना। बिजली की सप्लाई इतनी जर्जर है वहाँ पर कि ट्रांसफार्मर रोज जलते रहते हैं। वहाँ पर फिर से 2-3-4 पावर नए स्टेशन बनने की जरूरत है, उपकेंद्र बनने की जरूरत है ना। लाइन कहीं कट गई, बिजली चली गई तो ये 4-4 दिन नहीं आती है गाँव में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना चाहिए, वो जो ढांचा होना चाहिए विकास का, वो वहां पर सबसे शून्य स्तर पर है। इसलिए श्रावस्ती की जनता को उन्हें नहीं चुन करके ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसके अंदर विकास करने का जज्बा हो, जिसके अंदर आपके हित के लिए लड़ने का जज्बा हो, बिल्कुल, है ना, आपके लिए संघर्ष करने का जज्बा हो। ऐसे व्यक्ति को जनता को वहां का विधायक चुनना चाहिए। एक बड़ा सवाल है आपके पार्टी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और हमारे ख्याल से जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का एक स्लोगन रहता है कि पीडीए समाज। आखिर पीडीए का मतलब क्या है? देखिए, पीडीए का मतलब हर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक हो गया। वो सारे पीड़ित लोग जिनको आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिनको डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जो नौजवान बेरोजगार हैं जिनको लाठियां मारी जा रही हैं, वो छात्र जो पेपर लीक हो गए, वो किसान जिनका आय दुगना होना था, जिनके कर्जे माफ होने थे, है ना जी, वो महिलाएं जिनको मिल रहा था समाजवादी पेंशन्स। तो वो सारे जितने मरीज हैं जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, वो सारे पीड़ित लोग, उसमें पत्रकार भी हैं, तो वो सारे पीड़ित लोग पीडीए का हिस्सा हैं। वो सारी महिलाएं पीडीए का हिस्सा हैं। पीडीए से प्रेम, दया, अपनापन भी है कि एक प्रेम करो, दूसरे पे दया करो और लोगों को अपनाओ। अभी बीच में एक बयान आया था राजभर जी का, हाँ, आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, आतंकवादी, ऐसा करके कुछ। देखिए, वो पागल आदमी है, उसकी बात को कौन जो है महत्व देता है ना, वो मानसिक तौर पर वो सही नहीं है, तो इसलिए उनके बात का कोई, उत्तर प्रदेश में कोई नेता उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। पीडीए में एक चीज थोड़ा दिक्कत आ रही है कि पीडीए में फिर सामान्य वर्ग कहाँ गया? सामान्य वर्ग किसमें? आप जो बेरोजगार है, हाँ, जो बेरोजगार है, तो सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी सामान्य वर्ग में है। पढ़े लिखे लोग तो वही लोग हैं। नौकरी, अगर नौकरी से अखिलेश जी निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? पढ़े लिखे वर्ग। तो पढ़ा लिखा तो सामान्य वर्ग है। बिल्कुल। नीट का पर्चा लीक हुआ तो सबसे ज्यादा कौन नहीं उसमें? सामान्य वर्ग। तो इसलिए ये नहीं है, सामने इसमें सारे पीड़ित, जैसे ये सारे पीड़ित वर्ग जो भी इस व्यवस्था से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था से जो लोग भी पीड़ित हैं, जिनको भी न्याय नहीं मिला, जिनको भी हक अधिकार नहीं मिला, वो सब पीडीए का हिस्सा है। एक बड़ा सवाल, और पीडीए से पी में तो सबसे पहले पंडित ही है ना। हाँ, वो आप कह लीजिए। अरे क्यों नहीं कह लेंगे भाई? अब आप पंडित है तो मैं कह रहा हूँ पी में सबसे पहले पंडित है। नहीं, हम पंडित हैं। तब ठीक है, मानिए अपना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हम भी हैं। हाँ, हम भी हैं। हाँ, एक सवाल ये है कि
अभी आपका थोड़ा बैक थोड़ा जाया जाए, आपका करियर देखा जाए, तो आपने कांग्रेस, आपने शुरू में कांग्रेस, शुरू में कांग्रेस, कांग्रेस से आप बसपा में हैं, बसपा से आप सपा में हैं। तो फिर क्या बीजेपी इंतजार करेगी आपका? नहीं, आपको समझिए कि मैं कहीं पर भी अवसरवादी नहीं हूँ। अच्छा, आप एक चीज सुनिए, मैं कांग्रेस में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था LBS में, तो सलमान खुर्शीद साहब 98 की बात है प्रदेश अध्यक्ष थे जी। वो यहाँ पर आए, राघव राम मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के नेता हुए थे, उन्होंने बुलाया था, तो मैं 150 लड़कों को लेकर के उनका स्वागत किया जी। तो जब स्वागत किया तो बहुत अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा उनको आगे पोर्टरगंज से। तो जब उनके यहाँ मीटिंग हुई, खाने वाने बैठे, तो उन्होंने बुलाया कि इस लड़का का क्या नाम है, तो हमारा उन्होंने परिचय कराया। तो उन्होंने कहा कि जब लखनऊ आना मिश्रा जी तो इसको लेते आना, मसूद को। वो 4 दिन के बाद लखनऊ गए, मुझे लेते गए, उन्होंने अपने ऑफिस में बैठाया और उन्होंने उस वक्त सुबोध श्रीवास्तव होते थे छात्र NSY के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बुलाया कि भाई देखिए वहाँ कौन है, इससे मुझे नहीं मतलब है गोंडा में, आज ही इनको NSY का जिलाध्यक्ष बना दीजिए। ठीक, मैं पार्टी का सदस्य उसी दिन बना कांग्रेस का, उससे पहले मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं था। सलमान साहब ने मुझे NSY का अध्यक्ष बना दिया। ठीक, मुझे सलमान साहब ने NSY का अध्यक्ष बना दिया, मैं जिलाध्यक्ष बन गया, एक्टिव रहा, छात्र राजनीति में एक्टिव रहा। फिर उसके बाद में मैं मान्यवर कांसीराम साहब के जो उनका मिशन था उससे मैं प्रभावित हुआ। जिस तरह से गरीब, गुरबा, कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या किसी भी समाज को भागीदारी देने की, हिस्सेदारी देने की उनकी बात हो, तो मैं उनके मिशन में उनके साथ जुड़ा और बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन वर्तमान में 2020 की बात है, दिसंबर 14 की संभवतः, किसान लोग वहाँ धरना दे रहे थे लखनऊ में, नहीं दिल्ली में, हाँ, दिल्ली गेट में। तो वहाँ पर किसानों ने कहा कि भाई पूरे देश के लोग, किसान जो हैं, वो एक दिन का हमारे लिए सांकेतिक उपवास कर दें। तो मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, बिल्कुल, है ना, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तो मैंने एक काम किया, कुछ लोगों को लेकर के, तो मैं गया DM साहब से, इन लोगों ने परमिशन मांगा कि मुझे अम्बेडकर की प्रतिमा के पास या गांधी जी के प्रतिमा बैठने नहीं मिली। तो मैं अपने घर पर ही 5-7-10 किसानों को लेकर के एक सांकेतिक उपवास पे बैठ गया। सुबह खबर अखबार में छप गई, वो कहीं पहुंच गया ऊपर, कोऑर्डिनेटर्स को या बहन जी तक भी पहुंचाया लोगों ने। तो कोऑर्डिनेटर का मेरे पास फोन आया, उस वक्त कोई संखवार जी थे जी, खरवार जी थे संभवतः कोई। तो उन्होंने कहा कि आपने उपवास किया बैठे? तो हमने कहा जी हम तो किसान हैं। कहने पार्टी की लाइन तो किसानों के साथ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो क्या है, उल्लंघन किया है, आपने पार्टी की जो है गाइडलाइंस जो थी, या आपने अवमानना किया है। तो हमने कहा कि भाई हमने अवमानना नहीं किया, हम किसान के बेटे हैं। तो मैंने भी उपवास पर बैठ गए, मीडिया में छपी है बिल्कुल। कि नहीं, आपने जो है पार्टी की नीतियों के विरुद्ध काम किया है जी। फिर बात हमारी खत्म हो गई। 2 घंटे के बाद हम जिला अध्यक्ष का पैड आता है फेसबुक पर कि मसूद आलम खां को और पूर्व विधायक श्री रमेश गौतम जी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। हम पार्टी से निकाल दिए गए। तो आप बताइए, 14 साल में बसपा में रहा, 14 साल बसपा में रहा, तो मैंने बसपा छोड़ी क्या? नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस तो सलमान साहब चले गए तो छात्र राजनीति हमारी कोई हमारी, मैंने 14 साल बसपा में रहा, बसपा ने मुझे निकाला। और किस मुद्दे पर? हम किसानों के समर्थन में बैठे थे, तब मैं गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुझे कहाँ जाना है, हजारों कार्यकर्ताओं को मिलाया गया। तो ये देखा कि आजकल जो उनकी आइडियोलॉजी थी माननीय कांसीराम साहब की, तो बहन जी उससे तो हट गई हैं, बहन जी उससे हट गई हैं। तो उस पर यह देखा गया कि उस आइडियोलॉजी पर आजकल अखिलेश जी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जाके मिले, बात किया, और 29 दिसंबर 2020 को बड़े लाव लश्कर हजारों के साथ में एक अभूतपूर्व ज्वाइनिंग हम लोगों ने वहाँ किया। कहाँ? लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने किया। अब आप समझिए कि हो गया जी। आपने कहा कि बीजेपी में कब जाना है, हाँ। ठीक, 2022 में मैंने कैसरगंज में मेहनत किया, टिकट हो गया, और नामांकन के बाद टिकट कट गया। ठीक, 2024 में मैंने फील्ड तैयार की, मेहनत की, फिर टिकट कट गया, टिकट नहीं हुआ। ठीक,
एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास जनाधार हो, जिसके पास साधन हो, संसाधन हो। एक आदमी मजबूरी में तो रह सकता है कि भैया नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं, मजबूरी। जिस व्यक्ति के पास साधन संसाधन हो जी, जनाधार हो, लेकिन अपने नेता को की बात को माने, इससे ज्यादा परीक्षा कौन लेगा और कौन देगा, आप समझिए। कोई नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य दल में जाने का सोच ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी में तो कभी जा ही नहीं सकता मैं कभी प्रधान ना बनूं, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी हमारी उससे आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं है, है ना। तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और मुझसे ज्यादा परीक्षा शायद किसी ने दिया हो, ठीक है, 2 बार दिया है, और मुझे भरोसा है अपने नेता पर कि आदरणीय हमारे फैसला हमारे पक्ष में है। नहीं, फैसला पक्ष में होगा और जनता भी हमारे पक्ष में फैसला करेगी। अभी काकरोच जनता पार्टी पूरी प्रोटेस्ट कर रही है। हाँ। तो आपको क्या लगता है वो उसका सब? नहीं, देखिए वो राजनीतिक दल तो है नहीं। हाँ। वो लोग एक अपना उनका छात्रों का एक मुद्दा ले करके वो अनशन पे बैठे हैं या धरने पे बैठे हैं, अच्छा करते हैं, कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं उनको हैं कि भाई वो जहाँ लाखों बच्चों का 25 लाख 22-24 लाख बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ, दर्जनों बच्चों ने सुसाइड किया, एक बच्चा आप समझिए किसी के घर का चला जाए, अगर पेपर लीक ना होता तो दर्जनों जाने बच जाती, बिल्कुल बच जाती, है ना। तो वो लोग उचित मांग कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये सवाल नहीं है, एक आखिरी वादा आपसे चाहते हैं। हाँ, कि आज कैमरे के सामने एक वादा आप जरूर करें, जो श्रावस्ती में आप टिकट पाने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उस श्रावस्ती में एक वादा ऐसा कर दें कि जिसको आप पूर्ण कर पाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको देखिए, श्रावस्ती में सबसे पहला मेरा वादा है कि वहाँ पर एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा उद्योग लगाने का होगा जिससे वहाँ के लाखों लोग जो बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनकी पूरी संख्या तो नहीं घटाई जा सकती, लेकिन काफ़ी कुछ लोगों को रोजगार वहाँ दिया जा सके, वहाँ अच्छे स्कूल दिए जा सके, वहाँ अच्छे अस्पताल दिए जा सकते। मैंने वादा किया है कि हम जो विधायक बनते हैं और सरकार हमारी बननी है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि वर्तमान विधायक श्रावस्ती को 75 से 74 पे नहीं ला पाए, हम 75 से उसको टॉप 10 में लाने का काम करेंगे। ये कैमरे के सामने हमारा वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी ये सबसे बड़ा वादा है कि श्रावस्ती को नहीं, मैंने क्या कहा, वो ही कर पाएगा जो जुनून होगा, जिसके अंदर जज्बा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो सिर्फ कमाने के लिए, एक बात और बता दूं, जो सिर्फ अपने कमाने के लिए विधायक बनना चाहेगा, अमीर बनने के लिए विधायक बनना चाहेगा, बड़ा होने के लिए विधायक बनना, वो नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा से आपके जैसे एक विधायक बनने से पहले जिसकी जो कुछ हसरत होती है, वो बहुत पहले हमें अल्लाह और ईश्वर ने मुझे नवाज रखा है। मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मुझे जनता बनाएगी तो मेरा 18 घंटे जनता के लिए, उनके विकास के लिए, श्रावस्ती की उन्नति के लिए, और वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के बुजुर्गों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के छात्रों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काम करूंगा। ये मसूद आलम खां का आपसे वादा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद।